सौण दा महीना यारो सौण दा महीना सौण दा महीना यारो सौण दा महीना अंबरा च वाल कोई चाड़दी हसीना अंबरा च वाल कोई चाड़दी हसीना एक एक बूंद कोई मोती ते नगीना। आप सभी लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का नाम सुना होगा। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि नए बीज बाहर से लाए गए और उनसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा। नए बीज तो बाहर से लाए गए, पर अन्य बातें भी इसके साथ हुई जो हम विस्तार से बताएंगे। हरित क्रांति जो सन 60 के मध्य से शुरू हुई और आज तक जारी है। ये पहला ऐसा कदम था जब सारे संसार की खाद्य उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया। विश्व बैंक के अनुसार हरित क्रांति सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा संसार में फैली। भारत में हरित क्रांति कैसे आई और कैसे सफल हुई और इसको सफल बनाने में कौन-कौन से कारक थे, इन सबको आइए विस्तार से देखें। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं के बौनी किस्मों की खोज के बाद से प्रारंभ होती है। हालांकि अब यह सिर्फ गेहूं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि कई किस्में इसके अंतर्गत आ गई हैं। गेहूं की बौनी किस्में जब शुरू में आई तो इनमें कुछ खास ऐसे गुण देखे गए जिसकी वजह से इसका कृषि में विशेष महत्व हुआ। एक बात तो ये थी कि ये किस्म उस वक्त की जो आम किस्में थी उससे कई मायने में भिन्न थी। एक तो ये कि इसकी ऊंचाई कम थी, जो स्थानीय किस्में थी वो बहुत ऊंची होती थी और इस ऊंचे होने की वजह से वो गिर जाया करती थी, जिससे उसकी उपज कम होती थी। ये इसकी ऊंचाई कम होने की वजह से ये गिरती नहीं थी। दूसरी बात ये कि स्थानीय किस्म ज्यादा खाद लेने की क्षमता ही इसमें नहीं थी, वो ज्यादा नहीं ले पाती थी। ये ज्यादा खाद लेती थी, ज्यादा पानी लेती थी, तो स्वाभाविक है कि जब ज्यादा खाद और पानी लेगी तो इसकी पैदावार भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा पैदावार के बावजूद भी ये गिरती नहीं थी, जिससे कि पैदावार का ह्रास नहीं होता था और कटाई वटाई में भी सुविधा होती थी। फलस्वरूप ये बौनी किस्में अपने स्थानीय पुरानी किस्मों की तुलना में दूना से भी ज्यादा पैदावार देने लग गई। जब हम आजाद हुए तब अनाज के लिए भी हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। देश में बेकारी, भूख और गरीबी थी और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा भूख का ही था। उस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत थी उत्पादन बढ़ाना, परंतु उत्पादन बढ़ता कैसे, क्योंकि भारतीय किसान पुराने तौर तरीकों से ही खेती करते थे। भारतीय किसान सदियों से हल द्वारा खेती करते आ रहे हैं और पानी के लिए वे वर्षा पर ही निर्भर थे। कीटनाशकों या खरपतवार नाशकों का प्रयोग भी बहुत कम किया जाता था और खेती में वैज्ञानिक तकनीकों का समावेश नाम मात्र को ही था। सन 60-61 में 35 लाख टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ा और सन 64-65 में 74 लाख टन अनाज बाहर से आया। 65-66 में 103 लाख टन मंगाना पड़ा और 66-67 में 87 लाख टन अनाज बाहर से आया। इसी बीच सन 65-66
और 66-67 में भारत को भयंकर सूखे और अकाल का भी सामना करना पड़ा। हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से गेहूं मंगा रहे थे ताकि अनाज की आपूर्ति की जा सके। अकाल के दिनों में अमेरिका से गेहूं मंगाया गया, पर उसने बड़ी आपत्तिजनक शर्तों पर गेहूं दिया जो हमें माननी पड़ी। अमेरिका ने अपनी निजी उर्वरक कंपनियों को मनमाने दामों पर उर्वरक बेचने की छूट दिलवा दी, जिससे 7 साल तक भारत इन पर उर्वरकों के दाम तय करने आदि के बारे में कोई दबाव नहीं डाल सकता था। भारत सरकार को उर्वरक कारखानों में 51% सरकारी स्वामित्व की जिद भी छोड़नी पड़ी। भारत को उत्तरी वियतनाम से अपना व्यापार बंद करना पड़ा और 6 जून 1966 को रुपए का 36.5% अवमूल्यन करना पड़ा। इसी बीच कृषि अनुसंधान भी प्रगति की ओर था और गेहूं के प्रजनन के क्षेत्र में आशाजनक परिवर्तन हो रहे थे। इस समय तक भारत में हजारों चयन और संकरण के बाद भी सन 1906 से 1966 तक भारत में प्रचलित गेहूं की किस्मों से पैदावार बढ़ाने में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इन गेहूं की किस्मों की सबसे बड़ी कमी थी इनकी लंबाई। लंबी होने के कारण इनका तना कमजोर था और जहां थोड़ी सी हवा चली कि फौरन गिर जाते थे और वर्षा होने से सारे खेत के खेत नष्ट हो जाते थे। ये किस्में ज्यादा उर्वरकों का उपयोग भी नहीं कर सकती थी। इन गेहूं के दानों के अनेकों गुण थे, पर ये जल्दी ही अनेकों रोगों का शिकार भी हो जाते थे। इसी दौरान जापान में बोने गेहूं खोजे गए। नॉरिन 10 नाम का जीन इनके छोटे कद और मजबूत तने के लिए जिम्मेदार था। अमेरिकी वनस्पतिज्ञ इन जापानी बोने गेहूं के बीज अमेरिका ले गए। वहां इनका अमेरिकी गेहूं गेन्स के साथ संकरण किया गया। इसी प्रकार इन बोने गेहूं का बोनापन मैक्सिकन किस्मों में डाल दिया और भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने डॉक्टर बोरलोग से बोने मैक्सिकन गेहूं के बीज मंगवाए। अक्टूबर सन 1963 में डॉक्टर बोरलोग ने 4 मैक्सिकन बोनी किस्में सोनोरा 63, सोनोरा 64, लर्मा रोहो 64 तथा मायो 64 बीज भिजवाए। इन नए बीजों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और कानपुर में उगाया गया। तब इन चारों प्रकार की गेहूं को उगाकर परखा गया। जहां C306 की फसल को 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने से 3500 किलोग्राम उपज मिली, वहीं अधिक नाइट्रोजन देने से उपज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन चारों मैक्सिकन किस्में 160 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने पर भी सीधी खड़ी रहीं और 4000 से 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक और उपज मिली। इन किस्मों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोया गया, जिनमें दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश के पंतनगर, भुवाली और कानपुर क्षेत्र, पंजाब के लुधियाना, बिहार में पूसा, मुजफ्फरपुर और ढोली क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में निफाड़,
हिमाचल प्रदेश में शिमला और लाहौल स्पीति घाटी में, पश्चिम बंगाल में कल्याणी, गुजरात में जूनागढ़, आंध्र प्रदेश में राजेंद्र नगर और हैदराबाद, कर्नाटक में धारवाड़ और तमिलनाडु के वेलिंगटन आदि क्षेत्र भी शामिल थे। इन केंद्रों व उपकेंद्रों में सोनूरा 64 और लरमा-रोहो 64 लगातार अच्छी पैदावार देती रही। इसके बावजूद सन 1965 में सोनूरा 64 तथा लरमा-रोहो का 250 टन बीज मेक्सिको से आयात करना पड़ा। इन बीजों को हजारों किसानों के खेतों में राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए उगाया गया। उपज अच्छी होने पर और बीजों की मांग की गई। 18,000 टन बीज मेक्सिको से फिर आयात करना पड़ा। ये दोनों ही किस्में समुचित देखभाल होने पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए उपयुक्त पाई गई। परंतु गेहूं का रंग लाल होने के कारण ये चपाती के लिए उपयुक्त नहीं था और इससे इन किस्मों के दाम गिरने लगे। तब भारतीय प्रजनकों ने इन किस्मों का भारतीय किस्मों के साथ संकरण किया। इसके फलस्वरूप S227, S307, S331, S308 और कल्याण 227 किस्में सामने आईं। सन 1967 में कल्याण सोना S227, सोनालिका S308, सफेद लरमा S307 और छोटी लरमा S331 के नाम से केंद्रीय बीज विकास समिति ने भारत के गेहूं राज्यों में उगाने की सिफारिश की। सोनूरा 64 के बीजों में गामा विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तन पैदा करके शरबती सोनूरा नामक 5वीं सुधरी किस्म विकसित की गई। शरबती रंग के दानों वाली और अधिक उपज देने वाली किस्मों ने ही, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, उसकी बुनियाद रखी। सही अर्थों में सन 1966-67 की रबी की फसल के बाद ही असली पैदावार दिखाई पड़ी। सही तकनीक व किस्मों को अपनाकर 1964-65 में 1,34,00,000 टन पैदावार हुई। इसकी तुलना में सन 67-68 से शुरू करके सन 84-85 के बीच भारत ने 31,90,00,000 टन अतिरिक्त गेहूं पैदा किया। इसके फलस्वरूप भारत के गोदामों में 2,10,00,000 टन फालतू गेहूं जमा हो सका। इस बीच आबादी भी बढ़ती रही। फिर भी पैदावार बढ़ने के कारण अनाज की उपलब्धता सन 1967 में 361.7 ग्राम की अपेक्षा 1984 में 432 ग्राम रही। हरित क्रांति के पीछे 7 कारकों को सहायक माना गया है। वे हैं उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, पौधे सुरक्षा उपाय, कृषि यंत्रीकरण, बैंकों से प्राप्त ऋण सुविधाएं और नई अनुसंधान विकास एवं विस्तार। फिर तो इस हरित क्रांति का असर दूसरी फसलों पर भी दिखाई पड़ा। धान क्रांति के भी कदम भारत की मिट्टी चूमने लगे। हरित क्रांति हम लोगों ने पिछले 15-20 साल से देखा और अब हम अभी भी उसी के बारे में बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमने हरित क्रांति की।
लेकिन अगर उसकी वास्तविकता को देखें तो उसमें 2-3 चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरियाज थे जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ के पहले भी साधन थे। 75 से 80% तक इरिगेशन था, सिंचाई थी, अब आकर के वो और ज्यादा हो गई। दूसरे, इस एरिया में जो गेहूं की फसल थी वो बहुत स्टेबल फसल होती थी पहले भी। जो हम लोगों ने नए बीज ला करके दिए उससे एकदम वो पैदावार बढ़ी, क्योंकि जो पहली हमारी वैरायटी थी वो सब लंबी होती थी। तो जो पूरा कंसेप्ट ही था वो ये था कि पौधा कितना बड़ा हो रहा है, ये नहीं था कि उसमें से दाना कितना निकलता है। तो जो मेन डिफरेंस आया कि हमने उनको दिया, और क्योंकि इनको उर्वरक दे सकते थे, उस फसल में उसमें उर्वरक नहीं दे सकते थे, तो इसलिए हरित क्रांति हुई। और उसका मेरा अपना मानना ये है कि जो हरित क्रांति हुई ज्यादातर गेहूं में हुई, और वो जो हुई वो ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और यूपी की में हुई। तो इसलिए वो हरित क्रांति जो है वो दिखी, वो यहाँ से दिखी। और उसका आज नतीजा ये है कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, किसानों से खरीदती है सीधे सीधे, उसका 82% प्रोक्योरमेंट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से आता है। ये सही है कि गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा बढ़ी है, 7 गुनी से ज्यादा बढ़कर 5 करोड़ टन तक जा पहुंची है। लेकिन धान, गन्ना, कपास और ज्वार की फसलों में भी तिगुनी पैदावार बढ़ी है। आलू की पैदावार में भी 7 गुनी वृद्धि हुई है। बाजरा की उपज में भी 4 गुनी बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, कृषि उत्पादन बढ़ने से ही भारत में बीज उद्योग, संसाधित खाद्य उद्योग, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि तमाम उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहे हैं और खाद्य निर्यात बढ़ाने के अवसर खुले हैं। ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति अब समाप्त हो गई है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हरित क्रांति के कई नुकसान भी हैं। एक तो इसको हाई एनर्जी इनपुट या अधिक ऊर्जा खपत वाली तकनीक कहा जाता है। बिना मशीनों, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, फफूंदनाशक के इन बीजों की पैदावार संभव नहीं है। पानी की अत्यधिक एवं समय पर जरूरत पंपों द्वारा ही पूरी की जा सकती है। हर साल बीज खरीदने पड़ते हैं, जिसके लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है। छोटे किसानों को जहां ये मुश्किलात सामने आती हैं, वहीं बड़े किसानों को इससे ज्यादा लाभ मिलता है। पैदावार तो बढ़ी, पर लेकिन पैदावार बढ़ी वैसे ही जमींदार की हालत माली होती जा रही है। महंगाई इतनी होगी कि बस बूझो मतलब ना, इतना खाद गिरना। पैदा तो अब तो चलो कुछ कर रहे थे, पिछले साल ठीक था। अब क्या गवर्नमेंट ने खादों के रेट इतने बढ़ा दिए, अब क्या पैदावार थोड़ी होगी, क्योंकि खाद उतने नहीं डाल पाए, हम उतने खाद नहीं डाल पाए, तब क्या पैदा थोड़ी होगी। और अब डीजल बढ़ गया जी। अब जो छोटा जमींदार है वो तो ट्रैक्टर नहीं रख सकता, ट्रैक्टर नहीं रखेगा, उसने किराया कराना पड़ेगा। अब पहले तो ऐसा था, डीजल का भाव था बंदा तो जमींदार 50 रुपए में किलो जुतवा ले करता, अपनी जोत ठीक लगवा ले करता। अब हो गया 100 का रेट। अब 100 का रेट में जिसके पास साधन है, साधन संपन्न जमींदार, जैसे बड़े जमींदार तो अपना कुछ थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन जो छोटे जमींदार है उसके लिए अब जो है ना इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब उसका जीना मुश्किल है। इन लोगों की बहुत सी तकलीफें हैं, जैसे कि जमीन जो है कई जगह पे होती है, उस पर हर एक टुकड़े पे ट्यूबवेल नहीं लगाया जा सकता, हर एक टुकड़े को लेवल नहीं किया जा सकता, हर एक टुकड़े से उतनी
पैदावार नहीं ली जा सकती, और ना ही उनके पास इतना साधन है कि जितनी इनपुट चाहिए, जितनी खाद चाहिए, जितना बीज चाहिए, जितना पेस्टिसाइड चाहिए और जितनी बाकी चीजें चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो नहीं दे पा सकते, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है ये कम रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई वर्ग या कोई हिस्सा खेती में काम करने वालों का कम पैदावार का जिम्मेवार है या जो कम पैदावार लेता है, तो वो ये छोटे किसान हैं, जिनके लिए सरकार बहुत से तरद्दुत और बहुत से प्रोग्राम कर रही है। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि हरित क्रांति से केवल लाभ ही लाभ हैं, इससे हानियां भी हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल हमें सोच विचार कर करना होगा, तभी हमारी दूसरी हरित क्रांति सफल होगी। सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना, सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना, अंबरां च वाल कोई चाड़दी हसीना ए, अंबरां च वाल कोई चाड़दी हसीना ए, एक एक बूंद कोई मोती ते नगीना।